हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। आज से हम रीड के लिए क्विज सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और ये पहला सेशन रहेगा। इसमें हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अलग अलग टॉपिक से। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, लिंकिंग डिवाइसेस आर नॉन एज। आपके पास ऑप्शंस हैं, ट्रांजिशंस कहलाते हैं या लिंकिंग वर्ड्स कहा जाता है या कोहेसिव डिवाइसेस है या फिर ये तीनों ही नाम लिंकिंग डिवाइसेस के हो सकते हैं। जो भी देखिए आपका स्कोर रहे इस सेशन का, वो आप ज़रूर से कमेंट करके बताना कि आपका ये स्कोर रह रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आते आते इतने सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके होंगे कि आपको एग्जाम में लगभग क्वेश्चंस यहीं से मिल जाएंगे। तो देखो, लिंकिंग डिवाइसेस सबसे पहले तो समझ लो कि लिंकिंग डिवाइसेस है क्या। तो लिंकिंग डिवाइस जो होता है वो एक वर्ड या फ्रेज को बोलते हैं, ठीक है, जो कि पैराग्राफ्स या फिर जो टेक्स्ट या स्पीच के सेक्शंस होते हैं उनके बीच रिलेशनशिप शो करता है। मतलब जोड़ने का काम करता है, लिंक करने का काम करता है। किसी फ्रेज को जोड़ सकता है, किसी वर्ड को जोड़ सकता है ना, उसको लिंकिंग डिवाइस बोलते हैं। और लिंकिंग डिवाइस का मतलब हम कई बार ये गलती कर जाते हैं ये पहचानने में कि लिंकिंग डिवाइस केवल कंजंक्शन होते हैं। ऐसा नहीं है, केवल कंजंक्शन को ही लिंकिंग डिवाइस बोलें ऐसा नहीं है। कंजंक्शन के अलावा एडवर्ब्स हैं, वो भी लिंकिंग डिवाइस का काम कर सकते हैं, और प्रपोजिशन हैं, ये भी लिंकिंग डिवाइस का काम कर सकते हैं, ठीक है। और कई कई बार नाउन और प्रोनाउन भी लिंकिंग डिवाइस का काम कर सकते हैं। तो ये कुछ लिंकिंग डिवाइसेज होते हैं। तो कंजंक्शन तो होगा ही होगा, लेकिन एडवर्ब, प्रपोजिशन, नाउन या प्रोनाउन भी लिंकिंग डिवाइस का काम कर सकते हैं। खैर, हमारा क्वेश्चन ये था कि लिंकिंग डिवाइसेस को किस नाम से जाना जाता है। तो बता दूं आपको कि लिंकिंग डिवाइस को तीनों ही नाम से जानते हैं, जो कि जोड़ने का काम करते हैं। तो लिंकिंग वर्ड्स या कोहेसिव डिवाइसेस, कोहेसिव का मतलब भी जोड़ना है, और लिंकिंग वर्ड्स है तो जोड़ने वाले शब्द हैं। ट्रांजिशनल वर्ड्स भी होते हैं, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे कनेक्ट करके आप कुछ परिवर्तन ला सकते हैं सेंटेंसेज में, तो ये ट्रांजिशंस भी कहलाते हैं, लिंकिंग वर्ड्स भी कहलाते हैं, कोहेसिव डिवाइसेस भी कहलाते हैं, याद रखिएगा। तो आपका जो आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का वो होगा ऑल ऑफ दीज। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है ये फिर से लिंकिंग डिवाइस से ही है। यू वॉन्ट टू बी अलाउड इन टू द क्लब डैश यू वेयर अ सूट एंड टाई। कह रहा क्या है, यू वॉन्ट टू बी अलाउड, कि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, इन टू द क्लब, कहाँ पर, क्लब में। यू वेयर अ सूट एंड टाई, अगर मान लीजिए मैं कर देता हूँ अनलेस, तो इसका मतलब हो गया कि यदि आप सूट और टाई नहीं पहनते हो तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर मैं लगाता हूं नीदर, तो नीदर यू वेयर अ सूट एंड टाई, नीदर के साथ तो पता ही है आपको कि कोरिलेटिव कंजंक्शन नोर लगता है, तो ये नहीं हो सकता। वेदर लगाता हूं तो वेदर के साथ में फिर एंड ना लग के और लगना चाहिए था, और अगर ईदर लगाता हूं तो ईदर के साथ में भी और लगना चाहिए था। इसका मतलब ये तीनों तो कट जाएंगे ऑप्शंस आपके, और आपका आंसर हो जाएगा ए। तो ये तो आपको थोड़ा समझ में वैसे भी आ जाएगा जब ट्रांसलेट इसको करेंगे आप। तो यू वॉन्ट बी अलाउड इन टू द क्लब, तो आपको क्लब में अलाउ नहीं किया जाएगा यदि आप सूट और टाई नहीं पहनते हैं तो। अनलेस के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें कि अनलेस एक नेगेटिव वर्ड होता है, कभी भी नोट के साथ नहीं आता है। थोड़ी सी चीज़ों को याद रखना, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा क्वेश्चंस के साथ साथ, वो चीज़ें आप नोटबुक में ज़रूर नोट करें, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए बहुत यूजफुल होंगी। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल ऑफ देम डैश स्पीक टू लैंग्वेजेस। यहाँ पे मॉडल से क्वेश्चन दे रखा है आपको, ऑल ऑफ देम स्पीक टू लैंग्वेजेस। अगर मैं मे लगाता हूँ तो मे का प्रयोग तो पता ही आपको किसके लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। मे का प्रयोग ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी करते हैं, ठीक है, लेकिन वो स्टार्ट में आ जाता है, तो ये तो कोई कंडीशन इसमें है नहीं। विल का प्रयोग तो विल और शैल, अगर आपने मॉडल्स पढ़े हैं तो जब थ्रेट की बात हो, डिटर्मिनेशन की बात हो, सर्टेनिटी की बात हो, प्रॉमिस की बात हो, कोई इंटेंशन जाहिर करना हो, तब आप विल लगाते हैं। जनरली आई और वी के साथ भी विल लगा सकते हैं अगर सर्टेनिटी, डिटर्मिनेशन ये सब दे रखा होता है, प्रॉमिस, है ना, तो ये भी नहीं लगेगा। मस्ट करोगे तो मस्ट ऑब्लिगेशन के लिए आता है। मस्ट किसके लिए आता है, ऑब्लिगेशन के लिए, मतलब बाध्यता हो, कंपल्सन हो, बहुत ही ज़रूरी हो, करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई सेंस हो तो मस्ट आता है। तो ये तो सेंस है नहीं, तो कैन लग सकता है, क्योंकि ये एबिलिटी शो कर रहा है कि उनमें से सभी जो लोग हैं वो 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो कैन लगा दोगे तो ये एबिलिटी डिनोट करने का काम कर देगा कि 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा वो डी होगा। फिर नंबर 4 की अगर बात करें तो देखो, अभी मैंने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो ग्रामर से डिस्कस किए थे, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिंग्वा फ्रैंका मीन्स अ डैश लैंग्वेज। लिंग्वा फ्रैंका का मतलब क्या है, देखो, टीचिंग मेथड से भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, वहाँ से भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं इस सीरीज़ में।
तो लिंगुआ फ्रैंका का मतलब क्या है? देखो, लिंगुआ फ्रैंका का मतलब संपर्क भाषा होती है। बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि आपको एग्जैक्टली ये पता लग जाए कि वास्तव में चीज़ें कैसे हैं और कैसे उनको आप कॉन्सेप्ट वाइज रिमेंबर रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं होगा कि रटें आप। तो लिंगुआ फ्रैंका, जैसे मान लीजिए को 3-4 लोग हैं और उन तीनों चारों की अलग अलग भाषा है। कोई व्यक्ति किसी देश का है, कोई किसी देश का है, कोई किसी देश का है, इस प्रकार से। अब देखो, अगर उन 3-4 व्यक्तियों को आपस में बात करनी हो तो मान लो कि वो अंग्रेजी का यूज़ करें, हालांकि भाषा अलग अलग है। कोई व्यक्ति जैसे इंडिया का है, कोई व्यक्ति है वो दक्षिण कोरिया का है, कोई व्यक्ति जापान का है, कोई चीन का है। इन चारों को एक भाषा जो कि बांधेगी, जो इनका संपर्क करवाएगी, जो मतलब एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन बनेगी, तो वो भाषा इंग्लिश हो जाएगी। तो वो इंग्लिश कहलाएगी लिंगुआ फ्रैंका। इसका मतलब संपर्क भाषा है ऐसा ग्रुप लोगों का जो अलग अलग भाषा बोलते हैं, उनके बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन करवाना हो तो उसके लिए एक भाषा जो यूज़ की जाती है उसे आप लिंगुआ फ्रैंका के नाम से जानते हैं। तो ये तो हुआ लिंगुआ फ्रैंका की डेफिनेशन। आपके पास ऑप्शंस हैं, अब आप ऑप्शन लगा सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया हो। तो लिंगुआ फ्रैंका का मतलब फॉरेन लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब नेटिव लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है। नेटिव का मतलब देशी भाषा, ऐसा नहीं है। कंपलसरी लैंग्वेज है, मतलब अनिवार्य है, ऐसा भी नहीं है। तो मीडिएटिंग है, ये मध्यस्थता करवाती है, मतलब बीच बीच एक बिचौलिया जो होता है ना, मीडिएटर, वो काम ये करती है। ठीक है, तो बी। फिर नंबर 5 में आपसे पूछा है कि इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। देखो, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी कहते हैं इसको, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड भी कहते हैं। तो इसमें ग्रामर को कैसे पढ़ाया जाता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में कैसे पढ़ाया जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है एक्चुअली क्या। तो देखो, सबसे पहले बता दूं मैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो सबसे ओल्डेस्ट, मतलब सबसे पुराना जो मेथड है ना, वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है टीचिंग का। और आज भी यूज किया जाता है। जब आप बेसिक से कोई चीज़ सीखना चाहते हो, आपके फंडामेंटल क्लियर करना चाहते हो, तो ग्रामर ट्रांसलेशन की आपको हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या होता है कि नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे ट्रांसलेशन पर इम्फेसिस रहता है, यहाँ ग्रामर पर इम्फेसिस रहेगा। अनुवाद कर करके सिखाया जाएगा, वर्ड टू वर्ड चला जाएगा, एक एक शब्द का अनुवाद करके टीचर पढ़ाता है। आज भी हम देखते हैं कि अनुवाद करके, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको फिलहाल, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पढ़ा है उसका मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, ताकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश में बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनकी इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, उनका बेसिक क्लियर करने के लिए इस प्रकार के मेथड का यूज़ किया जाता है। हालांकि बहुत सारे ड्रॉबैक्स इसके सामने आए थे। सबसे पुराना ये मेथड है, फ्रांस में सबसे पहले यूज़ किया गया था, फिर विश्व के अलग अलग हिस्सों में ये फैलता गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें ट्रांसलेशन रहता है और ग्रामर की यूज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो ग्रामर को कैसे पढ़ाते हैं, आप खुद सोच के देखो कैसे पढ़ाएंगे। हमारे स्कूल में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशन में आप कहीं भी पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ाया जाता है, पहले आपको एक रूल लिखा जाता है, उस रूल के बाद में उसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। ये एक तरीका यूज़ किया जाता है इस प्रकार के मेथड में। पहले रूल बताया जाएगा और उसके बाद में आपको उसके एग्जाम्पल दिए जाएंगे, है ना। जैसे कोई भी ग्रामर का टॉपिक मान लो, जैसे सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड आपका एक टॉपिक है ना, ये सिलेबस में है आपके। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या फिर कंकर्ड कहते हैं, दोनों में से एक ही बात है। तो इसको अगर यूज़ करते हैं तो इसमें टीचर क्या करता है, टीचर पहले एक एग्जाम्पल पहले बताता है कि भाई मैं जैसे बता दूं कि एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो वर्ब वो है प्लूरल आती है। दो सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, एंड से जोड़ना है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ये मैंने ग्रामर का रूल बता दिया। फिर मैं उसको एग्जांपल लिखता हूँ कि ए एंड बी प्ले टुगेदर, तो मैं कहूँगा कि ए जो है वो एक सब्जेक्ट हो गया, बी जो है वो दूसरा सब्जेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे प्ले टुगेदर, तो प्ले यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ गई। तो मैंने उस ग्रामर के रूल को ढाल दिया है एग्जाम्पल में। तो ये एक तरीका चलता है। तो हमने क्या किया, रूल टू एग्जाम्पल हम चलते हैं इसके अंदर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए, फ्रॉम रूल टू एग्जाम्पल। एग्जाम्पल टू रूल जो है ना, वो इंडक्टिव मेथड में चलते हैं। इस मेथड को हम डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिए। जब आप रूल से एग्जाम्पल की ओर चलोगे तो इसको डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं। डिडक्टिव को हिंदी में निगमन कहते हैं। और एक होता है इंडक्टिव मेथड, ये इसका ऑपोजिट होता है। इंडक्टिव मेथड में पहले एग्जाम्पल फिर रूल बताया जाता है, उसको आगमन मेथड कहते हैं हिंदी में। ठीक है, नंबर 6 पे आ जाइए। फिर से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का एक प्रश्न है कि द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड गोज, ये मेथड कैसे चलता है। तो देखो बता दूं, सबसे पहले मैंने बताया कि डिडक्टिव मेथड बोलते हैं इसको। जो इसके अंदर यूज किया जाता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, वो डिडक्टिव मेथड है। डिडक्टिव मेथड में क्या होगा, पहले रूल और फिर एग्जाम्पल। अब इसको मैं डिडक्टिव थोड़ा सा एलेबरेट करूं तो ये रूल टू एग्जाम्पल चलता है, एक बात। दूसरी बात, अगर रूल टू एग्जाम्पल चलता है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये अननोन टू नोन चलता है।
मतलब पहले हम एक पूरे रूल की बात करते हैं, एक जनरलाइज एक स्टेटमेंट होता है उसकी बात करते हैं, उसके बाद में हम नॉन एक एग्जाम्पल दे के स्पेसिफिक कर देते हैं इसको आप टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं। टॉप टू डाउन में पहले आपने सबसे ऊपर रूल लिखा है ना, और कोई भी रूल को धीरे धीरे करके आप एग्जाम्पल तक लेके आता हो। एक्चुअल में आपको समझाना क्या था, एग्जाम्पल तो समझाना था, लेकिन आप टॉप से डाउन चलते हो तो टॉप टू डाउन अप्रोच भी कहते हैं। ये सब बातें नोट करनी है आपको, कहीं पर कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसको आप जनरल टू स्पेसिफिक भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? जनरल टू स्पेसिफिक, क्योंकि रूल है वो जनरल है, और स्पेसिफिक कर दोगे, जैसे मैं कहूँ कि गाय घास खाती है, तो ये गाय घास खाती है एक जनरल स्टेटमेंट है, सभी गायें घास खाती हैं। फिर मैं कहूँ वो गाय जो मेरे घर में है वो घास नहीं खाती है आजकल, तो मैं एक पर्टिकुलर एक गाय की बात कर रहा हूँ जो मेरे घर में है, वो स्पेसिफिक है। तो जनरल टू स्पेसिफिक, क्योंकि एग्जाम्पल लास्ट में लेकर आते हैं तो स्पेसिफिक करते हैं उस एग्जाम्पल के मेथड से। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट भी चलता है। इसे आप एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट भी कहते हैं। इसका मतलब अमूर्त से मूर्त की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि भाई जो चीज़ आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रही है, केवल आपके विचारों में है, आप उसे देख नहीं पाते हैं, आप उसे छू नहीं पाते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट है। कॉन्क्रीट का मतलब है जो आपके विचारों में नहीं होकर आपके सामने मूर्त रूप में है, उसका एक आकार है, उसका एक शेप है, उसकी एक साइज़ है, आप उसे देख पाते हैं, आप उसे फील कर टच कर पाते हैं, वो है कॉन्क्रीट। तो अमूर्त से मूर्त की तरफ चलता है ये एग्जाम्पल, ठीक है, ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। अब आप 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, क्या स्पेसिफिक टू जनरल चलता? नहीं, क्योंकि ये तो इंडक्टिव मेथड की पहचान है, जबकि इसमें तो डिडक्टिव मेथड है, तो ये काट दीजिए। डाउन टू टॉप चलता है क्या? नहीं, हमने पढ़ा कि टॉप टू डाउन चलता है, तो काट दीजिए। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट चलता है कि बिल्कुल सही है, तो बी आपका आंसर होगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका, उसके पीछे की क्या कहानी है, वो समझते हुए चलिएगा, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न है लिटिल और नो अटेंशन इज गिवन टू प्रोनाउंसिएशन इन डैश मेथड। मतलब ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें कहीं भी उच्चारण की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। देखो, CLT क्या होता है, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, लेकिन ऑप्शन पे तो हम चर्चा करेंगे। CLT क्या होता है? ये कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होती है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कहीं और जो सेशन होंगे आगे वहाँ पे CLT क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। SLT क्या होता है? सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग होती है। तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में तो देखो नाम से स्पष्ट है कि कम्युनिकेशन पे इम्फेसिस रहता है, बोलचाल पे फोकस रहता है, कि सबसे बड़ी बात लैंग्वेज सीखने के पीछे सबसे मुख्य मोटो जो होता है वो बोलना, कि बोलना सीख जाए व्यक्ति। जैसे इंग्लिश सीख रहे हैं हम लोग और उसको बोलना सीख जाएं, तो ये एक अंतिम मोटो मान लिया जाता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLT में। SLT सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग में क्या होता है? जैसे कई बार आप कोई स्पोकन इंग्लिश की बुक खरीदते हो, तो उसमें आपको लिखा होता है पीछे के जैसे आपको कुछ सेशंस दे रखे होते हैं, लेसन्स दे रखे होते हैं, उन लेसन्स में लिखा होता है कि अगर आप किसी शॉप पर जाते हैं तो आपको ये मतलब डायलॉग जो है, कॉन्वर्सेशन है, वो इस तरीके से करना है। आप अगर एयरपोर्ट पे हैं तो आपको इस तरीके के सेंटेंसेस यूज़ करने होते हैं। आप किसी स्कूल में टीचर से बात कर रहे हैं तो ये सेंटेंसेस यूज़ करने। तो सिचुएशन के आधार पर लैंग्वेज कैसे मतलब बोली जाती है वो सिखाया जाता है SLT में। SLT के बाद थोड़ा सा बता दूं आपको मैं SLT के बारे में, कि SLT को डेवलप किया गया था हैरोल्ड पामर, जो 2 नाम याद रखना, पामर और हॉर्नबी के द्वारा, पामर एंड हॉर्नबी। ये कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, ये किसी और सेशन में क्वेश्चन बन के आपके सामने होगा और वहाँ पे फटाफट आपका आंसर आ जाए, मैं चाहता हूँ, इसलिए लिखते चलिएगा। SLT को डेवलप किसने किया था? पामर और हॉर्नबी ने। ये प्रश्न भी बन सकता है, ठीक है। अच्छा, ऑडियो लिंग्वल क्या होता है? ऑडियो लिंग्वल में सबसे पहली बात तो इसको आर्मी मेथड भी बोलते हैं। ये आर्मी के लिए ही बनाया गया था, जासूसों के लिए ये मेथड यूज़ किया गया था। इसमें क्या होता है कि मान लो आर्मी को भेज दिया किसी देश में, अब वहाँ के जो लोग हैं, जहाँ पे भेजा के, जहाँ डिप्लॉय किया गया है, वहाँ पे अलग भाषा बोलते हैं। आर्मी मैन है वो किसी और देश के हैं, वो अलग भाषा बोलते हैं। तो कैसे वो मतलब अब एक संपर्क करेंगे? तो उनको क्या करते हैं कि एक सेट फ्रेजेस, कुछ निश्चित वाक्यांश, जैसे हेलो, हाय, हाउ आर यू, है ना, ये सब चीज़ें, जो कुछ निश्चित चीज़ें सिखा दी जाती है उनको, वो ऑडियो लिंग्वल टीचिंग होता है। सुना सुना कर ऑडियो के माध्यम से उनको सिखाया जाता है कि आप बस ये सेंटेंस रट लो कैसे भी करके। एक्चुअल में ये नेचुरल इंग्लिश नहीं सिखा पाता, इसमें ये ड्रॉबैक है कि नेचुरल तरीके से इंग्लिश नहीं आ पाएगी। लेकिन ऑडियो लैंग्वेज जो टीचिंग है वो आर्मी के लिए, स्पाइस के लिए जनरली यूज़ किया गया था। तो ये वो तरीका है। तो आपको पता है कि यहाँ भी सुनाया जा रहा है, सुना सुना कर जो सुनाओगे कोई चीज़ को आप, सेट फ्रेजेस को,
तो वहाँ पे आप उच्चारण भी सीख जाओगे। सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग है तो वहाँ पे बोलना सिखा रहे हैं आपको अलग अलग सिचुएशन के आधार पर, इसमें तो कम्युनिकेशन है ही। तो ग्रामर ट्रांसलेशन में कहीं पर भी ज़रूरत नहीं है प्रोनाउंसिएशन की, यहाँ तो बस रटवाया जाता है आपको ट्रांसलेशन पर जोर दिया जाता है कि बस कैसे भी करके आपको समझ में आ जाए। तो प्रोनाउंसिएशन की ज़रूरत कहाँ नहीं पड़ती ग्रामर ट्रांसलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑडियोलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग इज नॉन इवन एज, ये तो मैंने बता ही दिया, यहाँ तो कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आर्मी मेथड के नाम से इसको जानते हैं, ये प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि आर्मी मेथड के नाम से कौन सा मेथड जाना जाता है, तो 4 मेथड्स के नाम होंगे, तो वहाँ पे याद रखिएगा आर्मी मेथड जो है वो कौन सा है, ऑडियोलिंगुअल। नंबर 9, अब ये जो 2 क्वेश्चन है लास्ट वाले, ये सब्जेक्ट वर्क कंकर्ड के प्रश्न हैं। द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू डैश द वर्क, यहाँ रियल सब्जेक्ट को पहचानना है। अगर आप रूल्स के अंदर जाएंगे तो बहुत कन्फ्यूजन आपको होगा। कह रहे हैं आपके लिए सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन, तो सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन द बेस्ट ऑप्शन, ये जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब, तो ऑप्शन सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो ये देखो प्लूरल है काट दीजिए, ये प्लूरल है काट दीजिए। हैज लगा सकते हो क्या, हैज से इसका मीनिंग नहीं निकलेगा, इज कर दीजिए। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन क्या है, काम, वर्क। फिर लास्ट क्वेश्चन है नीदर ऑफ द 2 ऑप्शंस। देखो नीदर का मतलब क्या होता है, नीदर का मतलब है 2 में से कोई एक। तो कह रहा है 2 ऑप्शंस हैं उनमें से एक भी नहीं, 2 में से एक भी नहीं, इधर होता 2 में से कोई एक होता, तो 2 ऑप्शंस में से एक भी नहीं। तो नीदर जब सब्जेक्ट के रूप में आता है या इधर सब्जेक्ट के रूप में आता है तो वर्ब हमेशा इनके साथ में सिंगुलर, क्योंकि जब इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ मैं तो उससे बता ही रहा हूँ ना कि 2 में से एक भी नहीं, इधर का मतलब 2 में से कोई एक की बात करते हैं, सिंगुलर लगेगा, सिंगुलर ये नहीं है, ये प्लूरल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हैव है, प्लूरल है, काट दीजिए। ये हैज़ अट्रैक्ट, हैज़ के साथ तो थर्ड फॉर्म आती, तो काट दीजिए, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट्स, तो ये आपका आंसर होगा सी। तो ये था हमारा पहला क्विज सेशन, विशेष रूप से एक्सक्लूसिवली रीड के स्टूडेंट्स के लिए। आप ज़रूर से इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसको हम कंटिन्यू करें, क्योंकि रीड का एग्ज़ाम भी जल्द ही आने वाला है। एग्ज़ाम की डेट तक आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस हो जाए, मैं क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपको सिखाऊंगा सब चीज़ें, ताकि क्वेश्चंस इतने सारे हो जाए कि वहाँ पे जो 30 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं वो सब क्वेश्चंस आपके देखे हुए हों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।